हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी कवर करवाऊंगी, जिसमें हमने 6 और 7 क्लास की ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट कर ली है विद सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं शिक्षा विद आशा में। और 8th क्लास की ज्योग्राफी में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब 3rd चैप्टर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रह गए थे हमारे 4, तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताना है। तो परंपरागत स्रोत जिन स्रोतों के उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लंबे समय के लिए करता है, ठीक है, उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों का भंडार सीमित होता है, कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण कम होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। तो जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं होता, मतलब ये बहुत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग से प्रदूषण कम फैलता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत ऊर्जा की कुछ उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोगैस। तो बायोगैस जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं। बायोगैस यह मानव निर्मित संसाधन होता है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत, सड़े गले जानवरों से प्राप्त गोबर से होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने और बल्ब जलाने आदि में किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस ये प्राकृतिक संसाधन है। यह पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक में भारत में प्राकृतिक जैसे जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अब तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा और अलोहा खनिज में अंतर बताना है आपको। तो लोहा क्या होता है। तो लोहा जिन धात्विक खनिजों में क्या होता है, जिन धात्विक खनिजों में लोहा आपको देखने को मिलेगा उसे हम लोहा खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि। अलोहा खनिज क्या होता है, जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश नहीं देखने को मिलता है, लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिनको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये चमक होती है, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना आदि इत्यादि खनिज के कुछ उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु हमें देखने को नहीं मिलती है और साथ में ये पीटने पर टूट जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि पीटने पर ये टूटी हुई नज़र आती है। तो अब करने जा रहे हैं हम, आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बता सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का 8th क्लास का, जिसका नाम है कृषि। अक्सर बच्चों ने कृषि किया है। क्या कोई मेरे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने किसी कृषि अपनी आंखों से देखी हो या की हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक दिन ऐसे ही मैं अपने गांव में गई थी, तो मैंने देखा मेरे दादाजी फसल उगा रहे थे, तो उनको कृषि करते हुए देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, तो मैंने भी ऐसे उनके साथ काफ़ी काम किया था इसमें। तो क्या आप सभी ने भी इसके काम किया ऐसे कृषि में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है गुरप्रीत।
गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा, मतलब फसल उगाते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि गेहूं की बुआई करने जा रहा हूँ, मतलब गेहूं उगाने जा रहा हूँ। मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वह भी खाद डाल रहा है, बुआई कर रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी, बिस्कुट बनाने के लिए वहां से वह ले जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि गेहूं का उपयोग इतनी सारी चीज़ें बनाने में भी किया जाता है। तो पौधों में परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। ये प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है और तृतीय। तो जो हमारी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन, उनको उत्पादन मतलब बनाने में होता है, जैसे कृषि, मत्स्य संग्रहण अच्छे इसके उदाहरण हैं। ऐसी द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना, ये सारे द्वितीय क्रिया में शामिल होते हैं। तो तृतीय क्रिया क्या है? तृतीय प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे यातायात, एक सामान को यहाँ से दूसरे सामान तक ले जाना, व्यापार करना, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन करना, ये सब इसमें सम्मिलित है। विश्व में 50 साल लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न है। भारत की 2/3 से जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो भारत की कितने तिहाई? 2/3 लोग कृषि करते हैं तथा अपनी लाइफ को बिताते हैं। अनुकूल स्थाकृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य भूमि पर फसल उगाई जाती है, कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व किन प्रदेशों से संग्रहित है, जहाँ फसल के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है कि फसल उगाने के क्या क्या नियम हैं। तो एग्रीकल्चर, क्या आपने एग्रीकल्चर वर्ड सुना है? तो इसका लैटिन भाषा में शब्द का अर्थ होता है एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, या कल्चर अर्थ होता है कृषि से हुई। एग्रीकल्चर होते कृषि से संबंधित। तो 1 मार्क्स में आपसे एसएससी जैसे लेवल जैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि एग्रीकल्चर होता है तो क्या वर्ड होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि करना, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन विज्ञान एवं कला है, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। रेशम के कीटों का वाणिज्य के पालन करना, उसको उत्पाद करना, ये कृषक की आय में पूरक शक्ति है। तो मतलब इससे काफ़ी उनको मनी या पैसे मिलते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर, इसका मतलब होता है अंगूरों की खेती होना। और हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूलों, फलों का उगाना वाणिज्य कृषि कहलाता है। तो ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स में अक्सर इंग्लिश के पेपर में भी, इंग्लिश में सीजीएल के इंग्लिश पार्ट में भी व्हाट इज़ द एपीकल्चर लाइक सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है जिसके महत्वपूर्ण निवेश है बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक, जुताई, बुआई, ये सारे कृषि के मंत्र होते हैं। अगर ये बेस्ट रहे तो आपकी खेती भी बहुत अच्छी देखने को आपको मिलेगी। सिंचाई, निराई, कटाई, इसी कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद किए जाते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे भौगोलिक, दशांग, उत्पादन की मांग करना, श्रम, मेहनत लगाना। इसमें औद्योगिक स्तर पर कृषि 2 मुख्य रूप में बांटी गई, जैसे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो आज हम जानेंगे कि निर्वाह कृषि क्या होती है। सबसे पहले तो निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए की जाती है, जैसे पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग करके परिवार के लोग इसको उगाते हैं मिलकर। ठीक है, और ये पुण्य गहन निर्वाह कृषि आदिम
निर्वाह कृषि में वर्गीकृत की जा सकती है। जो अपनी ही आवश्यकताओं के लिए उगाई जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी प्रकार गहन कृषि, किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजार अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल मुख्य फसल होती है। फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के संघनन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदम निर्वाह कृषि में क्या होता है, ये स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण द्वारा होती है, मतलब पशु उसको चारते रहते हैं। ठीक है, तो रोचक तथ्य क्या है, जैविक कृषि। क्या आपने जैविक कृषि के बारे में सुना है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। उसको मतलब केमिकल्स दे दे के उगाया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, स्थानांतरित कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के संलग्न वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी भाषाओं में वनस्पति के त्रिपुनर्जनन वाले क्षेत्र, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है। तब ये राख को मृदा में मिलाया जाता है, जैसे मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। कृषि एक नए भूखंड पर चला जाता है, मतलब नई जगह पर जाकर फिर से फसल उगाता है। स्थानांतरित कृषि को कत्तन हैवदहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि किस कृषि को कत्तन एवं दनहन कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चलवासी। कौन सी कृषि के बारे में पढ़ेंगे? चलवासी पशुचरण। सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायविक पौधों और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल आदि उत्पाद करते हैं। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विकृत क्षेत्र में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब बहुत पैसे लगाए जाते हैं। अधिकांश कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देखती हैं कि कृषि एक तो होती है लोग खुद करते हैं, इंसान फार्मर्स करते हैं, एक होता है मशीनों द्वारा होता है। अगर जो मशीनों द्वारा होता है उसमें पैसे हमारे ज़्यादा लगते हैं, तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि द्वारा ये शामिल है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य उदाहरण है। ये हेक्टर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल से बाधित होती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती, तथा आपको यहाँ पे एक ही फसल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में देखने को आपको मिलेगी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट है रोपण वाणिज्यिक कृषि, एक प्रकार का जहाँ चाय, कहवा, काजू, केला अथवा कपास एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वर्गीकृत पैमानों पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। मेहनत के साथ साथ पैसा भी लगाया जाता है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों में ही कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास को अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, और रबड़ ब्राज़ील में, कहवा भारत, श्रीलंका में चाय के कुछ मुख्य उदाहरण हैं।
तो ये मुख्य फसलों के बारे में पढ़ते हैं कि मुख्य फसलें कौन कौन सी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास, रेशेदार फसलें, चाय, केवा मुख्य पेयजल में पीने वाले जल में देखने को मिलती है। पढ़ेंगे हम चावल। चावल तो सब लोग खाते ही होंगे, जैसे कि मेरे भी फेवरेट चावल। तो किन किन लोगों के फेवरेट चावल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, मतलब विश्व में काफ़ी स्तर पर खाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का आहार है। चावल के उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि चावल को आप उगाना चाहते तो उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में जल रोकने की क्षमता में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। जैसे कि चावल उत्पादन में अधिक अग्रणी स्थल है, तो चावल सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में। ठीक है। अनुकूल जलवायु देश जैसे पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसी प्रकार गेहूँ एक वर्षनकाल मान में मध्य तापमान एवं वर्षा कार्य कर्तन फसलों की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में किया जाता है और ये राज्य अमेरिका, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में देखने को उगाने को मिलती है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। यह आपको याद रखना है कि भारत में कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, तो यह शीत ऋतु में देखने को मिलती है। मिलेट क्या है? तो मिलेट ये मोटा अनाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये कम उपजाऊ बलुआ मृदा में उगाया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा में होती है, उगती है और उच्च से मध्य तापमान की ओर तथा प्राप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता इसमें होती है, जैसे ज्वार, बाजरा तथा रागी भारत। ठीक है, इस सब में देखने को आपको मिलेगी। तो उगाते हैं। और नाइजीरिया इसके अन्य उत्पादक है, तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है। अब पढ़ेंगे मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इससे सुउपवाहित उपजाऊ मिट्टी, मतलब इसको उगाने के लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको में देखने को मिलता है। कपास इसके वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2 से 200 तक पला रहित दिन, तेज चमकीली धूप, 200 दिन लग जाते सूखने में, इसकी आवश्यकता होती है। ये काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, मतलब काली मृदा में पाई जाती है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उदाहरण हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। पटसन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो पटसन इसका सुनहरा रेशा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्रता जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन के अग्रणी उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कॉफ़ी इसके लिए गर्म, आर्द्रता जलवायु और सुअपराहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। इस फसलों की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पाद होता है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी कॉफ़ी देखने को आपको मिलती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की थी? कॉफ़ी की खोदाई के विभिन्न कहानियों में प्रचलित है। 850 ईस्वी में कालद्दीन नाम का एक अरबवासी था। उसने क्या किया था? जो बकरे चराने वाला था, बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान रहता था। एक दिन उसने सदाबहारित पौधों की फलियों को चखकर देखा और उन्हें बकरियों को प्रतिदिन खिलाया करता था। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के लिए अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि यह एक प्रकार की कॉफ़ी का पौधा है। तो उसने सबसे पहले कॉफ़ी की खोज की थी। क्या आपने किसी की इसी प्रकार आपने क्या किसी चीज़ की पत्तियों का सेवन कर रखा है जिससे आपको प्राप्त हो कि ये अनेक प्रकार की
पत्तियां हैं। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चाय। चाय तो जो लोग डेली पीते हैं, जिस प्रकार की मुझे भी पीना बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि मेरी नींद खुल जाती है सुबह के टाइम में। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु होती है। वर्ष भर में समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है। इसके लिए सुसुप्रहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक जनसंख्या में श्रमों की आवश्यकता होती है। पत्तियां निकालने के लिए जिस प्रकार ये दिख रहा है, तो अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कृषि का विकास किस प्रकार होता है। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से कई नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी का, जैसे बोए गए क्षेत्रों में विकसित करके बोए जाने वाली फसलों की जनसंख्या बढ़ाकर, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाकर, उर्वरक और खनिज देने वाले बीजों का उपयोग करके कृषि मनुष्यकरणीय भी कृषि के विकास का एक स्तर का पहलू है कि मशीन का उपयोग करके भी हम कृषि का उपयोग कर सकते हैं। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्य जीवपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार अब हम दो फर्मों के बारे में बात करें, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वस्तु स्थिति अध्ययनों की आवश्यकता से विकासशील विकसित देशों में देखने को आपको मिलेगी। भारत एक फर्म है, कैसे? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाव एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे मुन्ना लाल एक गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, जहाँ पे वो कृषि करता है। इसके आवास मुख्यतः गांव में, वो गांव में रहता है। वह अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों का बाजार से वर्षा के एकांतरत खरीदता है, कि वर्षा होने से पहले वो खरीद लेता है। उसकी भूमि उर्वरक, वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ और चावल वो ज़्यादा उगाता है, फिर दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारी से कृषि आयोग के संबंध में सलाह लेते हैं, किस प्रकार हम कौन सी फसलें उगाएं जो मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या आपके घर में कोई फार्मर है? यदि है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो किस प्रकार कृषि करते हैं तथा वे कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। वे अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लाता है। यद्यपि इसके कुछ महत्वपूर्ण अभी भी है, जैसे खेतों को जोतना, विधि का उपयोग करना, समीप के खेतों में नलकूप का उपयोग करना, जिससे वे अपने हिस्सों में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लाता है। मुन्नी लाल के पास 2 भैंस और 2 मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वो दूध भी बेचता है। वहाँ एक सदस्य है सरकारी समिति और उनके जानवरों के चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपयोग, कृत्रिम गर्भाधान संबंध में सलाह लेता है कि किस प्रकार कृषि उगाए, वो क्या कार्य करे। तो उसके लिए वो सरकारी से राय लेते हैं। कृषि के विविध कार्य में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कृषि के लिए जो फार्मर होते हैं उसके सारे परिवार के सदस्य उसके साथ हाथ बटाते हैं। कभी कभी वे बैंक, कृषि सरकारी समिति से बीज की उच्च उपजाऊ वाले किस्मों औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं। वे अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। जब उसकी फसल रेडी हो जाती है तो वो उच्च दाम पर उसको बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधा उनकी कमी होती है कि वो कहाँ रखे, तो इसलिए उनको बेचना पड़ता है। इससे वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। यदि उनको लगता है कि सरकार उनको पैसा कम दे रही है तो स्टोर करके रखे, पर स्टोर करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता, जिसके कारण उनको बेचना पड़ता है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा है, मतलब संयुक्त राज्य में ज़्यादा देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारूप फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान मुख्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर आदि
आदि फसलें वहाँ पे उगाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य एक विकास को जो हॉर्न के साथ 300 हेक्टेयर भूमि पर करता है कार्य। वह अपने खेत में मक्का बाजरा उगाता है और मृदा जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा करता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को परीक्षण करना, प्रयोगशाला में इसका जांच के लिए भेजता है कि मृदा सही है कि नहीं, अच्छी फसल उगाई जा सकती है कि नहीं, ठीक है, ये पोषक तत्व है कि नहीं, इसके बारे में जांच के लिए भेजता है। परिणाम जो हॉर्न और वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है जो उसे खेती की यथार्थ तस्वीरें देता है कि आप ऐसे ऐसे फसलें उगा सकते हैं। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी आवश्यकता के उपयोग के लिए काफ़ी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन का उपयोग अत्यधिक करता है। समतल संयुक्त हार्वेस्ट और थ्रेशिंग का उपयोग कृषि संबंधित के लिए किया जाता है और अनाज स्वचालित भंडार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाजार अभिकरणीय में भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान है व्यवसाय जो कार्य करते हैं उनको जोड़ा जाता है, ना कि खातों के किसान की तरह उसका नुकसान किया जाता है। आई होप कि आपको मेरा चैप्टर समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मुझे इंपॉर्टेंट सजेशन देता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्या है, ठीक है। तो कृषि क्या है? फसलों, फलों, सब्जियों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रिया कृषि कहलाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन कारकों के नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करती है। तो वह स्थल कीर्ति, मृदा, जलवायु, जिससे हमारी कृषि अच्छी बेहतर स्थिति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। तो स्थानांतरित कृषि में फसलों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों में उगाया जाता है। कृषि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, जिसे कृत्रिम दहन कृषि कहती हैं। तो इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जो देखने को मिलती है। तो आइए उसका वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, वनों का हास्य होता है, वनों को नुकसान होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है, पर्यावरण को प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपण कृषि। काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछी गई है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक उदाहरण है। ये बड़े पैमानों पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे चाय, कहवा, रबड़, केला आदि की फसल एकल फसल कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार द्वारा किसानी की बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा के स्थान पर एकत्रित करती है और सरकार किसानों को उर्वरक, कृषि उत्पाद, कीटनाशक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साथ में किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध करवाकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडार में वितरण की सुविधा प्रदान करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि उद्यान कृषि क्या है। उद्यान कृषि क्या है, क्या वह गेहूँ उगाना है, फसलों व सब्जियों को उगाना है या आदिम कृषि करना है। तो इसका आंसर है फसलों व सब्जियों को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किससे संबंधित है, चाय से, कपास या पटसन से। तो इसका आंसर है पटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादन कहाँ है, ब्राज़ील में, भारत में या रूस में। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे मुझे। तो इसका आंसर है ब्राज़ील। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में कृषि और प्राथमिक क्रिया में क्या अंतर है। तो आइए अंतर जानते हैं। प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में क्या डिफरेंस है। प्राथमिक क्रिया, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक उत्पादनों से होता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जैसे मत्स्य, वानिकी प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया में आती है। ऐसे ही तृतीय क्रिया, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सेवा से होता है उसे तृतीय क्रियाएं कहते हैं, जैसे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सब तृतीय क्रिया में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा
कारण की ओर चलते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसका संबंध प्राकृतिक संबंध और उत्पादनों से किया जाता है, जैसे फसल उगाना, फूल उगाना, सब्जियां, पशुपालन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों के प्रदेशों में उगाई जाने फसलें कौन सी है। तो वह है विभिन्न स्थलीकृति मृदा जलवायु में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये फसलें हैं या अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। तो फर्स्ट अंतर बताऊँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में क्या डिफरेंस है। जिस प्रकार मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक स्थानों पर उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कृषि। ठीक है। द्वितीय क्रिया क्या होती है, वह संसाधन का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सेवाओं द्वारा प्रदान करता है, जो सेवाएं प्रदान करता है, जैसे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ये द्वितीय क्रिया में शामिल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि, क्या आप निर्वाह कृषि के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं। निर्वाह कृषि केवल कृषि को परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाली कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि जो किसान अपने लिए करता है। कृषि निर्वाह के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, चाहे वो चावल उगा ले, गेहूँ उगा ले, बस एक प्रकार की। इसमें कृषि के परंपरागत तरीकों उपयोग में लाते हैं। कृषि अपने तरीकों से इसका उत्पादन करता है। इसी प्रकार गहन कृषि, गहन कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भूमि एक छोटे से टुकड़े पर अधिक परिश्रम करके अधिक उत्पादन करता है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसके प्रति इकाई में पूंजी और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे कि आपने देखा, गहन कृषि में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, किसान अपने ही सेल्फ के लिए उसको उगाता है, जबकि गहन कृषि में फसलों की उसकी पैसे की तथा भूमि की तथा श्रम की आवश्यकता देखने को मिलती है। आई होप कि आपको मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपना इम्पोर्टेंट सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।